नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए दीपक फ्रॉम बालाजी वर्चुअल्स और हम जो सीरीज स्टार्ट करने वाले थे जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन से रिलेटेड वो फाइनली हो चुकी है स्टार्ट। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था सीए फाइनल लेवल पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर है उसका सेक्शन वाइज वेटेज का। आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करिए। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी से जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि अब जो आपका सिलेबस है उसके अंदर ऐसा कोई चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट जो रिवीजन वीडियोस देखने वाले हैं मैं चाहता हूं कि वो इससे स्टार्ट करें, बिकॉज उनको एक होलिस्टिक व्यू आएगा कि जीएसटी क्या है नहीं है, और हम इसको आगे इसी डायरेक्शन में आगे लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसे देख लीजिए। प्लस जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स है वो भी इसे रेफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें फैक्चुअल चीजें बताई गई है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो जीएसटी आया है उससे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, जीएसटी क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली ना लेके किसी के थ्रू लिया जाए, गवर्नमेंट के पास पहुंचाने में किसी मीडिएटर का हाथ हो, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, चलिए सिंपल ये। नेक्स्ट सेकंड इज सब्ज्यूम्ड मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, ये कोई ऐसा था क्या कि 10 टैक्स आ रहे थे और एक 11वां आ गया और अब पुराने 10 भी है और एक ये भी चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं था। पहले कुछ टैक्सेस थे, कुछ सेंट्रल लगाता था, कुछ स्टेट्स लगाते थे। अब उन सभी को मिला के एक जीएसटी सेटअप लेके आए जिसके अंदर अलग अलग कानून बना दिए गए हैं। उसकी मदद से एक ट्रांजेक्शन पे सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी, यूटी जीएसटी या फिर आईजीएसटी लगा दिया जाता है। चलिए, मतलब इसने बहुत सारे टैक्सेस को अपने अंदर समा लिया और खुद एक रूप में जीएसटी के रूप में देवता बन के सामने आ गए। थर्ड, रिक्वायर्स स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन पैन। अच्छा, जब पहले का कानून था उसमें क्या होता था? स्टेट वाइज वैट के रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे, राइट? अब क्या हो गया है कि जब जीएसटी आ गया है तो जिस भी स्टेट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस स्टेट में आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। रजिस्ट्रेशन का जो बेस होगा वो होगा आपका पैन। अच्छा, कंपनी है तो कंपनी का अपना पैन होता है, उसके बेसिस पे मिल जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का अपना पैन होता है, उसके बेसिस पे मिल जाएगा। इंडिविजुअल जैसे मैं हूँ, मेरा एक ऑफिस है राजस्थान जयपुर में, दूसरा ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में, मुझे क्या करना है? दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और दोनों ही स्टेट की अथॉरिटीज को अपनी तरफ से रेवेन्यू में दूंगा जैसे जैसे मेरी नेचर ऑफ सप्लाई के हिसाब से टैक्स जमा कर। ओके, चलिए। फोर्थ पॉइंट, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अंडर वन स्टेट इज पॉसिबल। यस, मैं राजस्थान में रह के ही एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सबका बेसिस क्या होगा? पैन। अब किसी भी रजिस्ट्रेशन को उठा के देख लो, उसके बीच में जो 10 नंबर होते हैं ना, वो पैन नंबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिफ्थ, इंडिया हैज ए ड्यूअल जीएसटी मॉडल। अच्छा, ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है? जिसमें सेंट्रल भी लेवी कर रहा है और स्टेट भी लेवी कर रहा है। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में मैं आपको बता दूं कि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हाथ है। कोई मनुष्य नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ना कोई बिजनेसमैन। देयर इज ओनली वन एनेबलर फॉर जीएसटी विच इज टेक्नोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीए इंटर लेवल में तो एमसीक्यू में आ ही जाता है कि इंडिया में कौन सा जीएसटी मॉडल है, तो हमेशा टिक करना, याद रखना, ड्यूअल जीएसटी मॉडल है। सिक्स पॉइंट इज जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अच्छा, जीएसटी किसके ऊपर लगता है? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? तो वो है सप्लाई। किसकी सप्लाई? तो गुड्स की, सर्विसेज की, या फिर दोनों मिला के कुछ कंपोजिट जैसा कुछ सप्लाई बन जाए, ऐसा कुछ सप्लाई होगा तो, या फिर मिक्स सप्लाई बन जाए। ठीक है। सेवन पॉइंट, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, रेवेन्यू गोज टू द डेस्टिनेशन स्टेट। अच्छा, डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? जिस स्टेट में उस गुड्स का डेस्टिनेशन है, जहां पे वो कंजम्पशन हो रहा है, उस स्टेट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मैं बैठा हूँ राजस्थान गुजरात में, कोई बैठा है मुंबई महाराष्ट्र में, उसने मुझे गुड्स बेचा तो वो लगाएगा आईजीएसटी, प्लेस ऑफ सप्लाई डालेगा राजस्थान। ठीक है। अब जो राजस्थान डाल दिया है और मैं जो हूँ उसका एंड कंज्यूमर, मान लो मैं आगे उसको सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो भी रेवेन्यू आया वो चला जाएगा राजस्थान स्टेट के पास। जो स्टेट वाला पार्ट है वो चला जाएगा राजस्थान के पास डायरेक्टली, सेंट्रल वाला पास सेंट्रल के पास जाता है, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है उसके थ्रू वापस स्टेट को कैसे जाता है वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। बट स्टेट वाला पार्ट उस स्टेट को जाएगा जहां गुड्स डेस्टाइंड है या फिर सर्विस का एंड है, मतलब कंजम्पशन है बेसिकली, उसके लिए ही प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन लेके आए हैं। तो जहां जहां, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जहां जहां किसी भी इनवॉइस में आईजीएसटी लग रहा है ना, वहां वहां सप्लायर को प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना कंपलसरी है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि ये रेवेन्यू कौन से स्टेट को देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट।
जीएसटी के अंदर सप्लाई हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है। सप्लाई के भी दो रूप है, एक है इंटर स्टेट सप्लाई, एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंग्लिश अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छे से आती हो तो इंटर का मतलब है दो स्टेट के बीच में, इंट्रा का मतलब है उसी स्टेट के अंदर। जैसे कि मैं जयपुर से उदयपुर सप्लाई करूँ तो हो गया इंट्रा स्टेट, फिर जयपुर से मुंबई सप्लाई करूँ तो हो गया इंटर। चलिए, लेकिन अब वो जो लोकेशन है वो क्या क्या होगी इंटर और इंट्रा को बताने के लिए, वो क्राइटेरिया है। एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और एक है प्लेस ऑफ सप्लायर। मैं फिर बोल रहा हूँ, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ सप्लायर दूसरे स्टेट में होगी, लोकेशन ऑफ सप्लायर दूसरे स्टेट में है तो वो हो जाएगी इंटर, और प्लेस ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों एक ही स्टेट में है तो वो हो जाएगी इंट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी इंटर, तब होगा आईजीएसटी लगेगा उसके ऊपर, और जब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तब उस पर या तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, या फिर सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा। अब इस एसजीएसटी के साथ सीजीएसटी और सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का क्या है सिस्टम, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज और बोली ध्यान रखना, जब जब आईजीएसटी की सप्लाई होगी तब उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी है, ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि गुड्स का, सर्विस का जो भी सप्लाई हुआ है इसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट हुआ है कि कौन से स्टेट को देना है। चलिए, अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की। जीएसटी जो है वो लगा कैसे, तो जीएसटी लगा है ऐसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके जीएसटी को लाने के लिए पावर दी गई कि सेंट्रल और स्टेट दोनों गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ज्वाइंटली टैक्स लगा सकते हैं। उसके साथ साथ एक जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। जीएसटी काउंसिल क्या बताता है, टैक्स रेट वगैरह बताता है, एग्जेम्पशंस वगैरह बताता है, लेविबिलिटी ऑफ टैक्स बताता है, वो सजेशन देता है, उसको अप्रूव किया जाता है और उसके बेसिस पे ना टैक्स लागू हो जाता है। अच्छा, टैक्स लागू करने के लिए कानून लेके आए, कानून लेके आए मतलब एक्ट, एक्ट लेके आए तो कौन कौन से एक्ट लेके आए, आईजीएसटी एक्ट 2017 लेके आए, जिसकी मदद से लेवी किया जाता है आईजीएसटी। ये लगता है किस पे, इनकर पे। सीजीएसटी एक्ट बनाया गया है एक, उसके अंदर लगता है सीजीएसटी, ये किसको लगता है, यहाँ पे। अच्छा, और सीजीएसटी के ही लाइन पे हर स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी एक्ट बनाया, जो एसजीएसटी एक्ट बोलते हैं, ऐसा कोई एक्ट है ही नहीं है। एसजीएसटी एक्ट मतलब होता है गुजरात जीएसटी एक्ट या फिर राजस्थान जीएसटी एक्ट। एस है ना, इसका मतलब हो जाएगा रेस्पेक्टिव स्टेट। राजस्थान का अपना जीएसटी एक्ट है, गुजरात का अपना है, महाराष्ट्र का है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो एक्ट है वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली सीजीएसटी एक्ट से ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम बात देखें, मैंने लिखा भी है, स्टेट टैक्स इज लेविड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी, लाइक राजस्थान जीएसटी एक 2017, गुजरात जीएसटी एक 2017। अब बात करते हैं यूटी जीएसटी कौन, यूनियन टेरिटरी करके एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने हिस्ट्री एंड सिविक्स पढ़ी होगी तो उस समय आपको पता चला होगा, या फिर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा कि यूनियन टेरिटरी करके भी एक चीज होती है, जिसका मतलब होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, उसका खुद का कुछ नहीं होता है, उसके खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है, इसलिए उसका सारा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। अलग अलग बना के तो उनको मतलब है नहीं, तो इसलिए उनका भी मिला के एक एक्ट बना दिया यूटी जीएसटी है। लेकिन दो यूनियन टेरिटरी ऐसी है, मैं फिर बोलता हूँ, दो यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है, और इसीलिए उनका खुद का जीएसटी एक्ट भी है। आप भी गूगल पे सर्च करिए कि कौन सी दो यूनियन टेरिटरी है और उनका खुद का जीएसटी एक्ट है, आपको पता चल जाएगा। मतलब जिसका लेजिस्लेशन नहीं है उसके लिए तो सिंगल एक्ट बना दिया यूटी जीएसटी, और जिसका लेजिस्लेशन है उनके लिए रिस्पेक्टिव जैसे स्टेट ने बना रखे हैं वैसे जीएसटी एक्ट बना दिए गए हैं। मैंने, अच्छा मैं इतना फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये रिवीजन वीडियो है भैया, ये रिवीजन वीडियोस फास्ट ही होंगे ताकि आपको लास्ट डे या उससे एक दिन पहले रिवाइज करना इजी हो। जीएसटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस का। क्यों क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, ताकि गुड्स का बेटर मैनेजमेंट किया जा सकता है, उस पर टैक्सेशन कैसे करना है वो बेटर मैनेज किया जा सकता है। सारे के सारे गुड्स को एचएसएन वाइज क्लासिफाई कर दिया है, कॉमन नेचर को अलग अलग चैप्टर में डिवाइड करके उनके अंदर सब एचएसएन दे दिए गए हैं। एचएसएन का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि जीएसटी इसको लेके आया है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसको ग्लोबल लेवल पे अपनाया गया है। जीएसटी ने सिर्फ उसी का रेफरेंस लिया है ताकि वो अपने एक्ट के अंदर रेट के लिए उसको बाइफरकेट कर सके, क्लासिफाई कर सके। ओके, तो एचएसएन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट बट इट हैज बीन टेकन इनटू केयर व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी, कि हम एचएसएन को बेसिस बनाएंगे
गुड्स का क्लासिफिकेशन का, और इसीलिए एचएसएन को लिया गया बिकॉज इट इज वेरी इजी, इट इज ऑलरेडी अ स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। कस्टम्स में भी एचएसएन ही फॉलो किया जाता है। अच्छा, न्यू क्या है, तो ये है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये भाई हमारे जीएसटी के अंदर ही लेके आए हैं। ऑब्वियसली इसका भी किसी दूसरे किसी विदेश से ही रेफरेंस लिया गया है, बट अपने लिए ये फर्स्ट टाइम है कि सर्विस अकाउंटिंग कोड, जिसको हम प्यार से बोलते हैं SAC, इसके अंदर सर्विसेज का बाइफर्केशन किया गया है। कॉमन नेचर की सर्विसेज को एक पर्टिकुलर कोड में डाल दिया गया है, फिर उसको 4 डिजिट 6 डिजिट जैसे बनाया जाता है उसे आगे लेके गए हैं। इसके आगे हमने कर दिया है एक कंपोजिशन स्कीम की लाइन ऐड, जिसका मतलब है कि पूरे जीएसटी एक्ट को पढ़ के सब फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, तो उनके लिए हम लेके आए हैं कंपोजिशन स्कीम, जिसके लिए उनके लिए कंप्लायंस इजी हो जाए। इसमें उनको बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं। किसको ये दिए गए हैं? स्मॉल सप्लायर्स को। कौन है स्मॉल? तो ये पता चलता है टर्नओवर के बेसिस पर। चलिए, 13 point is registration under GST is based on aggregate turnover threshold. Some taxpayers are required to compensate registration under GST and taxpayer can also register voluntarily. इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन पहला पॉइंट एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे है। जिसका जितना एग्रीगेट टर्नओवर बढ़ गया, एक पर्टिकुलर लिमिट बता दी गई है, लेट्स से 20 लाख और 40 लाख। सम स्टेट्स में 20 लाख से सम स्टेट्स में 40 लाख से फॉर गुड्स। जैसे ही वो टर्नओवर क्रॉस होता है, आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना है। मतलब क्या करना है? एप्लीकेशन डालनी है रजिस्ट्रेशन के लिए, आपको मिलेगा बदले में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद से आप हो जाएंगे एक टैक्स पेयर, लाइबल टू रजिस्टर हो या रजिस्टर हो चुके हैं, दोनों ही केस में आप बन जाते हो टैक्स पेयर। जैसे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास आया, आप बराबर बराबर बिल भरोगे इंक्लूडिंग जीएसटी वाला। चलिए, सेकंड है, कुछ टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनका भले टर्नओवर क्रॉस ना हो रहा हो, जो टर्नओवर का थ्रेशोल्ड दिया हो, लेकिन उनको कंपलसरी रजिस्टर करना जरूरी है। ऐसे कौन कौन टैक्स पेयर है वो हम आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड है, अगर आपकी इच्छा है कि आप रजिस्टर करना चाहते हो तो कर लो, पर एक बार रजिस्टर हो गए तो फिर सारे कंप्लायंस आपको करने पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इच्छा से रजिस्टर हो गया तो मेरी इच्छा में जीएसटी कलेक्ट करूं या ना करूं सामने वाले से, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप वॉलेंटरी भी रजिस्टर हुए हो तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपके पूरा जीएसटी कानून एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, सारे गुड्स और सारे सर्विसेज के ऊपर रेट बताने के बाद गवर्नमेंट ने ये भी बता रखा है कि कुछ गुड्स है जिनको हम एग्जेम्प्ट रखना चाहते हैं, जब हमारी मर्जी होगी तब हम उसमें टैक्स लगा देंगे, जब हमारी मर्जी नहीं है अभी तो हम इसको एग्जेम्प्ट रख रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एग्जेम्पशंस। और इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है बिकॉज ये एग्जेम्प्ट है फ्रॉम ड्यूटी ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट आता है जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो भाई सबसे बड़ा जो इशू था वो था कास्केडिंग इफेक्ट का, क्योंकि स्टेट लगाते थे वेट का रेवेन्यू जाता था जिस स्टेट से सप्लाई जा रही है। मान लो कि राजस्थान ने वेट लगाया है या सीएसटी लगाया है और वो दूसरे किसी स्टेट में जा रही है, तो सामने वाले को उस चीज की क्रेडिट नहीं मिल पाती थी इंटर स्टेट के केस में, और फिर वो उसको कॉस्ट मान के उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करता था, फिर और आगे सप्लाई करता था। इससे क्या होता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, जो कि अच्छा नहीं है, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट नहीं बन पाता था। इसके लिए इसके ऊपर काम किया गया और जीएसटी को फाइनली इंडिया में लेके आए। दो चीजें लिखी हुई, कास्केडिंग इफेक्ट, इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, और दूसरा लिखा है सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब भाई जीएसटी पे किया है तो सामने वाले को उसका क्रेडिट दो, ताकि वो जो टैक्स पे कर चुका है उसको अपनी कॉस्ट में ऐड ना करके उसको प्रॉफिट जोड़े ना, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स भी कम रहेगी प्लस क्रेडिट सीमलेस फ्लो करेगा। ओके। अच्छा, इसमें एक टेक्नोलॉजी का तो बड़ा पॉइंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, टेक्नोलॉजी की मदद से ही ये सारा काम हो पा रहा है। सबसे बड़ा एनेबलर है जीएसटी के अंदर टेक्नोलॉजी, हमेशा आपने दिमाग में 15th और 16 पॉइंट में लिखा है कि जीएसटी है तो वन नेशन वन टैक्स, हमने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, होर्डिंग्स देखी है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब सबसे अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है इस साइड से। एक कॉमन पोर्टल बनाया गया है जिससे सारे इंडिया के जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन अपना कंप्लाइंस ड्राइव करते हैं। उसका नाम है जीएसटी पोर्टल, और इसको हम लिखते हैं www.gst.go.in। इसी की मदद से सारे रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं, जीएसटीआर 1 हो, 3 हो, आईएसडी के रिटर्न्स हो, कुछ भी हो। इसी की मदद से सारे नोटिस को रिप्लाई दिए जा सकते हैं। इसी की वजह से आप कैश लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो, इसी की मदद से आप क्रेडिट ले सकते हो, इसी की मदद से आप सारे कंप्लेंट ड्राइव कर सकते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। चलिए, आगे लिखा है मैंने कि टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्ट करने का काम करता है, ऑब्वियसली करता ही है। वो नोटिस देंगे, आप रिप्लाई दोगे तो इंटरेक्शन ही हो गया। आप रिटर्न फाइल करोगे, उनको देखना है कि रिटर्न क्या फाइल किया, तो इंटरेक्शन ही हो गया।
17 नंबर है ईवे बिल पोर्टल। अच्छा, जो भी कुछ का मूवमेंट हो रहा है सर्टेन एक्सेप्शंस को छोड़ के उनके लिए ईवे बिल बनाना पड़ता है आपको, और ईवे बिल बनाने के लिए कौन सी साइट होगी, ये वाली। क्लियर है क्या? अच्छा, ईवे बिल बनाने की साइट सिर्फ एक नहीं है, और भी ईवे बिल बन करके भी हो सकती है, गवर्नमेंट ने दी हो, उसके थ्रू भी आप ईवे बिल बना सकते हो। ठीक है। मल्टीपल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसको बोलते हैं IRP, और अपलोडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइस। इनवॉइस करके एक कॉन्सेप्ट है, आपने रेगुलर लेक्चर्स में देखा होगा, जिससे भी आपने लिए होंगे। ई इनवॉइस का मतलब क्या होता है, आपने जो भी इनवॉइस बनाया है उसकी पर्टिकुलर जीएसटी की एक पोर्टल में दी जाएगी, उस पोर्टल से आपको एक IRN जनरेट होकर मिलेगा, आपको वो QR कोड और एक IRN आपके इनवॉइसेस के ऊपर प्लेस करके उस इनवॉइस को आगे देना है रिसिपिएंट को। वही इनवॉइस मान्य होगा जिसके ऊपर IRN और QR कोड होगा, जहां जहां रिक्वायर्ड है, अदरवाइज वो इनवॉइस मान्य नहीं है। ई इनवॉइस की मदद से क्या होता है कि जब जब आप इनवॉइस बनाएंगे, आप ई इनवॉइस बनाएंगे और ई इनवॉइस बनाएंगे, तो सामने वाले को उसके GSTR2B में वो क्रेडिट दिखने लग जाएगी, प्लस उसके 3B में भी ऑटो कैलकुलेट B2B सप्लाईज में आने चाहिए। चलिए, अच्छा, इसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स बना रखे हैं, ई इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, इनवॉइस 3 ऐसे करके, इसलिए मैंने लिख दिया है मल्टीपल है पोर्टल्स एक साथ। 19th कॉन्सेप्ट इज जीएसपी का, जिसका नाम है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। ये होती है आईटी और फिनटेक कंपनी है। फिनटेक का मतलब होता है जिसका पास फाइनेंस का नॉलेज है और टेक का नॉलेज है, दोनों को मिला के वो कंपनीज बनती है, फाइनेंस के फील्ड में काम करती है, टेक एनेबलर्स होती है, जैसे कंपनीज को बोला जाता है फिनटेक कंपनीज। इनके पास एक्सेस होता है जीएसटी एंड पोर्टल की कुछ फैसिलिटीज का, ये उसको एक्सेस कर सकती है, और ये हेल्प लेती है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का, जो कि एक फेस की तरह एक्ट करता है टैक्स पेयर और जीएसपी के बीच में। तो ये कुछ ऐसी पिक्चर बन जाती है, ये है टैक्स पेयर, ये इंटरेक्ट करता है एएसपी के थ्रू, किससे, तो जीएसपी से, और जीएसपी किसको एक्सेस कर सकता है, जीएसटी पोर्टल। तो जितने भी आप क्लियर टैक्स वगैरह ये सब देखते हैं, ये कहीं कहीं जीएसपी एएसपी दोनों भी हो सकते हैं, या फिर जीएसपी एएसपी में से एक हो सकते हैं। जो फ्रंट एंड पे रहते हैं वो जनरली एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स तो होते ही हैं। ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है इनके पास कुछ एक्सेस होता है, और वो एक्सेस किस लिए दिया गया है, क्योंकि उन्हें बनाया गया है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। आप बनना चाहे आप भी बन सकते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल करो बन जाओ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, या फिर एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। क्राइटेरिया हर चीज में है भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ये मैंने लिख दिया, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेके जीएसपी जो होता है वो जीएसटी पोर्टल से इंटरेक्ट करता है, और आगे आके डेटा देता है, वो डेटा आगे एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर अपनी स्क्रीन पे दिखाता है, और टेक्स्ट पर उससे इंटरेक्ट करता है। I am fast. I am repeating this revision lecture. This has to be fast so that you can revise it in within a time frame, right? कंपनसेशन सेस क्या है, तो जब जीएसटी आ रहा था तब स्टेट्स बहुत सारे ऐसा बोलते थे कि हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम बहुत सारी चीजों पे स्टेट्स के पास ही राइट था कि वो टैक्स लगाए, तो उसका जो रेवेन्यू आता था वो दिखता था। प्लस कुछ स्टेट का ये कहना था कि अभी तो ओरिजिनेशन बेस्ड टैक्स है, बाद में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो जाएगा, तो हमारा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने उस केस में क्या किया, कंपनसेशन सेल इंट्रोड्यूस किया। कंपनसेशन सेस ऐसे स्टेट्स को दिया गया जिनका क्या था, रेवेन्यू लॉस हो रहा था ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इनिशियली ये जो था ना, ये 5 साल के लिए था और 2022 में खत्म होना था इसको, बट इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2026 को लास्ट डेट इसकी प्लेस करके फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट अभी ऐसा है कि 31 मार्च 2026 तक कंपनसेशन सेस लेवी होगा, और ये कंपनसेट करता है रेवेन्यू लॉस टू स्टेट्स बिकॉज ऑफ द न्यू जीएसटी टैक्स। ठीक है। 21st is GST is levied on all goods and services except alcoholic liquor for human consumption and petroleum crude, diesel, petrol, ATF and natural gas। अच्छा, दो चीजें हैं इसको ध्यान। एक तो होता है शराब, एक होता है पेट्रोल डीजल, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल नेचुरल गैस लिखा है, फिर बोलो नेचुरल गैस। अब इसमें फर्क क्या है तो समझ लो, जीएसटी उन सब पे नहीं लगता, तो 6 चीजों पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन फर्क क्या समझना, तो जो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ना, इस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट ही नहीं दिया है जीएसटी लगाने। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट ही नहीं दिया है कि आप शराब फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी लगा सकते। समझ गए? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है जीएसटी लगाने का। इसका मतलब अगर इस पे आपको जीएसटी लगानी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि
स्टेट्स को अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट करना था, वो नहीं चाहते थे कि जीएसटी के दायरे में कभी भी आए, कभी लॉन्ग टर्म विजन में भी नहीं सोचा था कि ये कभी आए, इसलिए इसमें आईटी ड्यूटी। ठीक है, बाकी के जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर सलाह मशवरा करके भविष्य में जीएसटी लागू किया जा सकता है, कंपेरेटिवली इजी होगा इनको जीएसटी लागू करना, क्योंकि इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल की कोई भी बाध्यता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिस्ट्रिक्ट लेवी ऑफ जीएसटी ऑन क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, बट इट डज रेस्ट्रिक्ट लेवी ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लगता है इन छह के छह चीजों पे नहीं है, पर क्यों नहीं लगता वो मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। 22 नंबर पे, टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। अच्छा, टोबैको के ऊपर जीएसटी लगता है, ऊपर के छह प्रोडक्ट में नहीं है, मतलब जीएसटी तो लेवी होता है। ठीक है, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। क्या लगती है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, जिससे मैं याद रखा करता हूँ, टोबैको का एड आता है जब भी आप पिक्चर देखने जाते हो, और सेंट्रल फिल्म का बोर्ड है, जो भी फिल्म्स जो होती है ना वो सारी अप्रूव होती है, सर्टिफाई होती है सेंट्रल लेवल पे, उनका एक बोर्ड बनाया हुआ है सर्टिफिकेशन के लिए। हमेशा मैं इसलिए याद रखता हूँ, एक्साइज तो लगना ही है और जीएसटी लगना है, तो जीएसटी तो ओके ही है क्योंकि छह प्रोडक्ट में नहीं है, और सेंट्रल एक्साइज लगेगी क्योंकि टोबैको का एड कौन अप्रूव करता है? सेंट्रल। टोबैको सेंट्रल। अब आते हैं 23rd पॉइंट में, नशा, ओपियम, इंडियन हेम एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स सब्सटेंस। ये सारी चीजें क्या है? सब्जेक्ट टू जीएसटी तो ही है। क्या मैंने उन छह प्रोडक्ट में इनका नाम लिया? नहीं लिया, तो जीएसटी तो लगेगी, प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी। टोबैको और इनमें फर्क क्या है पता है ना? नार्कोटिक्स जो होता है उसके ऊपर स्टेट अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाता है, टोबैको जो होता है उसके ऊपर सेंट्रल अपनी जीएसटी, सेंट्रल अपनी एक्साइज, दोनों के ऊपर जीएसटी तो लगता ही है। जीएसटी किस पे नहीं लगता है? तो छह प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगता। फिर बोलता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, पेट्रोल मतलब मोटर स्पिरिट, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। 24 पॉइंट है कि जीएसटी और किस पे नहीं लगता है? सेल ऑफ लैंड पे नहीं लगता है, एंड रेडी टू ऑक्यूपाई बिल्डिंग मतलब कंप्लीट हो चुकी है बिल्डिंग, उसके ऊपर नहीं लगता है। दिस इज वेरी बेसिक, मैं बहुत बेसिक में बता रहा हूँ, इसका बहुत तगड़ा एनालिसिस किया जा सकता है, ये हमारे रेगुलर लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। बट अभी ऐसा देखना चाहो तो अगर आप कोई प्लॉट बेचते हो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, और आप तो कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हो जो ऑलरेडी बन चुका है, कंप्लीट है इन एवरी रिस्पेक्ट, हर कुछ हर सब कुछ हो चुका है उसका, कोई रह रहा हो मान लो, और उस फ्लैट को खरीदने जाओ तो उसको भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, ये मैंने आईसीआई का सीधा फोटो यहाँ पेस्ट कर दिया है आपके इजी रेफरेंस के लिए। कौन कौन से टैक्सेस थे जो सेंट्रल लगाती थी और जीएसटी में चले गए? तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, अच्छा ये टोबैको पे अभी भी लगता है, हाँ, ये ध्यान रखना। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, सीबीडी एंड स्पेशल सीबीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज। सीए फाइनल वालों के लिए तो याद करने की जरूरत नहीं है, सीए इंटर वाला अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उनको तो ये याद करना ही है। स्टेट टैक्स में कौन कौन से? तो स्टेट के सरचार्जेस, सेजेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, जो स्टेट लगाता था सरचार्ज से कुछ भी नहीं लगाएगा, नील बट्टा सन्नाटा। एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दो लेविड बाय लोकल बॉडी, लोकल बॉडी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी वो आज भी है। क्या है? लोकल बॉडी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती थी वो आज भी लगता है, उसके अलावा कोई भी एंटरटेनमेंट टैक्स अब एग्जिस्ट नहीं करता है। टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, अच्छा ये भी अब खत्म हो चुका है, इसके ऊपर भी अब जीएसटी लगने लग गया है, पढ़ेंगे एक्शनेबल क्लेम के अंदर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएसटी के दायरे में आ गया, लगता है नहीं लगता है वो हम बात, पर ये सारा का सारा सब्ज्यूम होकर जीएसटी में चला गया। एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स, कोई भी फॉर्म का एंट्री टैक्स हो या परचेज टैक्स हो कुछ भी नहीं लगा सकती है स्टेट। वैट और सेल्स टैक्स कुछ भी नहीं लगा सकती, लग्जरी टैक्स नहीं लगा सकती, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट भी नहीं लगा सकती। उसके साथ जीएसटी आया उससे पहले इतने सारे टैक्सेस लगते थे, जैसे लगते थे टैक्स पेयर का जीना हराम था यार, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये कंप्लाई करो वो कंप्लाई करो। अब चलो जीएसटी आ गया, कुछ नहीं करना है, उसके रिटर्न रिटर्न फाइल करो, पढ़ना है तो फिर सीजीएसटी एक्ट पढ़ लो, आईजीएसटी एक्ट पढ़ लो, उसके रूल पढ़ लो, उसकी नोटिफिकेशन पढ़ लो, सब अच्छा है। इतने सारे टैक्सेस हट गए हैं और एक एक्ट में आ गए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट
सिंप्लीफिकेशन हो गया है बेसिकली टेक्स। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है जीएसटी के आने का? बेनिफिट्स ये है कि एक तो वन नेशन वन मार्केट हो गया, गाड़ियों का मूवमेंट बहुत सीमलेस हो गया। आप बात मानोगे, जिन गाड़ियों को स्टेट के बॉर्डर पे घंटों खड़े रहना पड़ता था, आज वो खड़े ही नहीं रहती, ईवे बिल लेके चल पड़ती है कि इसको चेक करना है तो ये ले ईवे बिल चेक कर, फटाफट चेक करो, मेरे को जाने दे। कोई फिजिकली लाइन में खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। इट इज वेरी इजी काम टू ट्रांसपोर्ट योर गुड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर पार्ट ऑफ द country, and as the taxation structure is same, it is very easy for businesses to open offices in all the states and comply with the indirect taxation. Unified market हो गया है, one nation one vote. Boost to make in India. Make in India, obviously simplification of tax structure leads to simplification in business. Business leads to make in India. Boost to investment and employability. Obviously make in India बढ़ेगा तो investment बढ़ेगा, investment बढ़ेगा तो economics बढ़ेगी, economics बढ़ेगी तो employment भी बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैंने आपको बता दिया। देखो, जब बेनिफिट्स लिखे जाते हैं ना, तो उसका क्रक्स तो एक ही होता है कि धंधा करना आसान हो गया, उससे मार्केट बढ़ गया, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, उससे मेक इन इंडिया का बूस्ट मिल गया, उससे मार्केटिंग। और इसको लिखना अलग अलग पड़ता है कि मार्क्स चाहिए ना ये। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत अच्छा हो गया कि स्टेट किसके ऊपर टैक्स लगाएगा, सेंट्रल कौन किसके ऊपर टैक्स लगाएगा, डिसीजन कौन लेगा, कौन सी अथॉरिटी क्या करेगी, वो सारा का सारा इसके अंदर बहुत क्लियरिटी से बताया गया है। इसलिए इसको बोलते हैं कि जीएसटी स्ट्रक्चर इज एज ए सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद आईटी में फिर बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी इज द एनेबलर फॉर जीएसटी। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं तो नो जीएसटी, खत्म हो गया जीएसटी, कुछ भी नहीं, कचरा हो गया सिस्टम। टेक्नोलॉजी इतनी सुपर बनाई गई है, इसकी वजह से जीएसटी सिस्टम सक्सेसफुल होता नजर आता है। इजी टैक्स कंप्लाई मैंने आपको बोल दिया, एक पोर्टल है, रिटर्न्स, नोटिसेस, कैश पेमेंट, सब कुछ यहीं से, सब कुछ, रिफंड्स। सोचो कैसा तगड़ा पोर्टल बनाया। मिटिगेट इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग, मैंने आपको बोला था। कास्केडिंग मतलब क्या होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। जब एक टैक्स की क्रेडिट दूसरे को नहीं मिलती है तो वो उस टैक्स को अपनी कॉस्ट मानेगा, उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ेगा, उसके ऊपर अपना टैक्स लगाएगा। तो कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करना भी एक जीएसटी का मकसद था, जो बहुत हद तक इसने खत्म कर दिया। और सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने स्मॉल टैक्स पेयर्स का ध्यान रखा है, और स्मॉल टैक्स पेयर्स की टैक्स इजी स्कीम लेके आए हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं कंपोजिशन। तो हम एक बार वापस बेनिफिट रिवाइज कर लेते हैं। यूनिफाइड मार्केट हो गया, बूस्ट टू मेक इन इंडिया हो गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गई है, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर लीड्स टू सिंपल बिजनेसेस, सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑटोमेटेड प्रोसीजर है विद आईटी का यूज, मतलब टेक्नोलॉजी इज द ग्रेट एनेबलर फॉर जीएसटी, इजी टैक्स कंप्लायंस है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बहुत इजी स्कीम्स है, और मिटिगेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द कास्केडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। Power to levy goods and service tax has been conferred by Article 246A of the Constitution, which was introduced by Constitution 101st Amendment Act. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक्ट पास किया गया 2016 में। इस एक्ट का नंबर था 100 आप एक, मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन 101 बार अमेंड किया जा चुका है ये, और 101 टाइम जब अमेंड किया गया तो उसके अंदर एक नया आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 246A। ये आपके ब्लड में घुस जाना चाहिए जब तक आप पेपर देके पास नहीं होते हैं। आर्टिकल 246A ही तो है जो जीएसटी को लगाने की पावर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर देता है वो देता है 246A। बैकग्राउंड के लिए मैं फुल फ्लेज वीडियो डालूंगा, पूरा जीएसटी कैसे आया, आर्टिकल्स कौन कौन से पहले थे, क्या बॉटल नेक था उसको लाने में। पर अभी के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से जीएसटी को लागू करने की पावर मिलती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, और यही से जीएसटी आने की शुरुआत होती है। अच्छा, इसके अलावा एक आर्टिकल 279 है जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो क्या बनाए, जीएसटी काउंसिल। अब आप थोड़ा सा ऐसा समझ लो कि सेंट्रल अपना काम कर रहा था, स्टेट अपना काम कर रहा था, दोनों को सेंट्रल ला के जीएसटी में बिठाना चाहता था। स्टेट हो गया नाराज, बोला कि एक बार हम जीएसटी के अंदर आ गए तो आप हमारी सुनोगे नहीं, हमारा एक्ट तो हम पास करते हैं तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जीएसटी अगर आपने सेंट्रल एक्ट बना दिया तो एक जगह से लेवी होने लग गया तो आप हमारी सुनोगे नहीं।
तो हम इसलिए जीएसटी के अंदर आना ही नहीं चाहते। तो जैसे है वैसे सेंट्रल ने बोला चलो छोड़ो, हम अपना आपका ना मेरा एक काउंसिल बनाते हैं जिसका नाम होगा काउंसिल, जीएसटी काउंसिल। इसके अंदर स्टेट और सेंट्रल दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसमें वोटिंग का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको चेयर कौन करेगा वो भी बता दिया गया है, और इसके वोटिंग के बेसिस पे ही जो डिसीजन होंगे वो फाइनलाइज किए जाएंगे। इसने एक बार रिकमेंडेशन दे दिया है मान लो, तो उसको अप्लाई करना ही है। अगर वो नहीं करा, इसका मतलब है सेंट्रल और स्टेट के बीच में दरारें हैं, और वो दरारें जीएसटी के सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसका मतलब पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको होने नहीं देगी, वो बात अलग है, बट अगर सेंट्रल और स्टेट एक पेज पे नहीं है तो जीएसटी सिस्टम नहीं चल सकता, समझ लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर का होता है रिवीजन खत्म। ये सारी चीजें बेयर मिनिमम है जो आपको पता होनी चाहिए एज ए सीए इंटर स्टूडेंट और एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए जीएसटी के लिए, चाहे आप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे आप आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस साइड सीए दीपक फ्रॉम बालाजी वर्चुअल्स, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपके करियर और आपके क्लासेस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लीज 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा सीए स्टूडेंट्स तक पहुंचे, और वो इस फ्री रिवीजन लेक्चर्स की सीरीज का आनंद उठा सके और उनकी लाइफ में कुछ ऐड हो। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज फॉलो कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। दीपक शेमाली साइनिंग आउट। जय हिंद, गुड नाइट।